हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने 12th क्लास की फिज़िक्स, ठीक है, कि हर एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। 12th क्लास फिज़िक्स, उसके हम आपको 2 चैप्टर करा चुके हैं, ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब हम आपको तीसरा चैप्टर, ठीक है, विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एनसीईआरटी बुक से कराने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक के ही हम आपको एग्जाम्पल कराएंगे और उसी के अभ्यास प्रश्न कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। हर एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते रहेगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मेरा नाम है शहजाद, ठीक है। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं, बस टाइम खराब ना करते हुए। पहला पॉइंट है, जब चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, वही पहला पॉइंट है विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? सुनो, जैसे कि हम हर पॉइंट को पहले बताते हैं, ठीक है, बाद में लिखवाते भी हैं, तो पहले समझ लो है क्या। एक बात सुनो, ये जो हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था, इन दोनों में ही आवेश को स्थिर माना गया था। कैसा था इन दोनों ही चैप्टर में? आवेश कैसा था? स्थिर। स्थिर मतलब रेस्ट पर, मतलब रुका हुआ माना गया था। चैप्टर नंबर 1 में भी और चैप्टर नंबर 2 में भी। मतलब तुम्हें याद होगा, अगर हम जैसे बैटरी ले रहे थे कि एक आवेश ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव, तो रुके हुए तो थे आवेश, ये चल रहे थे, ये कहने का मतलब है। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव ले रहे थे कि भाई एक आवेश ये है निगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो रुके हुए ही तो थे, या आवेश चल रहे थे? नहीं चल रहे थे, ठीक है। तो आवेश कैसा माना गया था? रुका हुआ। या किसी बिंदु आवेश के कारण हमने कहा था यहाँ पे आवेश क्यों रख दो, इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, ठीक है, तीव्रता E बताइए। तो तब भी तो रुका हुआ था, आवेश क्या है? रुका हुआ है, मतलब स्थिर है। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में आवेश कैसा था? रुका हुआ था। क्लियर है? इस वाले चैप्टर में आवेश क्या करेगा? दौड़ना शुरू करेगा। सही है। जब आवेश क्या करता है? मूव करता है, मतलब गतिमान होता है, तो क्या मिलता है हमें? विद्युत धारा। क्लियर हो गई बात? ये बताओ, बात समझ में आ गई? जब आवेश गतिमान होता है तो क्या मिलता है हमें? विद्युत धारा। बस इसमें एक टॉपिक और आ जाता है, एक सवाल, एक चीज, क्या? साथ में टाइम और आ जाता है। यह है विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट। जब आवेश चले और कितने समय तक चला आवेश। देखो खुद सोचो, हम ये कहते नहीं है कि भाई 2 घंटे के लिए लाइट आई थी, या 2 घंटे हमने बल्ब जलाया, या 5 घंटे, या 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, ठीक है। तो टाइम भी तो साथ साथ चल रहा है आवेश के। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब आवेश के साथ साथ टाइम चल रहा है तो उसी का बोलते हैं हम विद्युत धारा। मतलब जब भी आवेश मोशन में होगा तो क्या होगा? विद्युत धारा होगी, ठीक है। इसे इंग्लिश में तो हम ऐसे कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट, ठीक है, इज कॉल्ड द करंट। इसे क्या बोलेंगे हम? इसी बात को अगर हम हिंदी में कहें, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हो गया? बात समझ में आ गई? प्रवाह मतलब चलना, जैसा मैं अभी बता रहा हूं, जब आवेश चलने लगे तो क्या है? विद्युत धारा बनती है। तो यही हम यहां लिख देंगे। और ये बताओ, विद्युत धारा चलती किस में है? चालक में चलती है। चालक में तो चलेगी ना, तो ये बात भी लिख देंगे हम। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये बताइए, बात समझ में आ गई? न्यू लाइन पे लिखेंगे हम, यदि किसी चालक में Q आवेश T समय तक प्रवाहित किया जाता है, तब विद्युत धारा, ठीक है। ऐसा करना, ये जो लिखा ना, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसी के आगे ये बात और लिख देना, इसे
आई से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात? क्या लिख देना? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। मैं चलो लिख देता हूं साफ करके, क्यों आपको इसके नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल जो मैं थ्योरी लिखवा रहा हूं वो। ठीक है, किसी भी किताब को खोलने की जरूरत नहीं है आपको, सारी थ्योरी मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, आपको ओनली बुक से क्या करना है, अपनी एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल वो भी मैं कराऊंगा, वो सिर्फ तुम्हें नोट करने हैं, देखने हैं। ठीक है, क्या है? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। न्यू लाइन से लिखेंगे हम, यदि किसी चालक में Q आवेश T समय तक प्रवाहित किया जाता है, तब विद्युत धारा क्या होता है? I बराबर Q अपॉन T। ये है भैया विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई? क्या कहा हमने? आई क्या है यहाँ पे? विद्युत धारा। आई बराबर क्या है? Q अपॉन T। आवेश को प्रवाह कर दो, ठीक है, कितने समय तक? T समय तक। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? विद्युत धारा। जब आवेश क्या करने लगे? प्रवाह होने लगे, चलने लगे, तो वही विद्युत धारा कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है भाई? इसका मात्रक एम्पियर, और जिसे हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं एम्पियर को? ए होता है। ठीक है, और ये जो विद्युत धारा है कैसी राशि है? विद्युत धारा एक सदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि? वो सॉरी विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है तुमसे कि यार जब विद्युत धारा अदिश राशि है तो इसमें दिशा क्यों बनाई जाती है? जब हम कहीं भी तार दिखाते हैं ना कि तार जा रहा है, इसमें विद्युत धारा इधर को है, या तार ऐसा आ रहा है, इसमें विद्युत धारा ऐसे है, तो हम ये क्यों बनाते हैं? या तार ऐसा करके घुमा के रख दिया हमने, तो इसमें विद्युत धारा ऐसे जा रही है, ऐसे। समझ रहे हो? ऐसे कैसे भी कह दो, गोल रख दो चाहे कि इसमें विद्युत धारा की दिशा ऐसे है, तो इसका क्या मतलब है कि दिशा बना रहे हैं, और तुम कह रहे हो यहाँ अदिश राशि है, तो इसका क्या जवाब दोगे? तो ध्यान से सुनना, इसका जवाब क्या दोगे? ये जो दिशा होती है, तो ये तो तुम्हें पता ही होगा क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। जो वेक्टर होते हैं उनमें क्या चीज होती है? दिशा भी दी होती है और परिमाण भी दी होता है। तो तुम कहोगे सर यहाँ भी तो दिया होता है, परिमाण दिया होता है। मान लो मैं कहूँ इसमें 2 एम्पीयर की करंट है और दिशा ये हैगी, तो ये तो सदिश होनी चाहिए थी, हमने अदिश क्यों लिख दी? ये तो कहोगे। तो सुनो सुनो सुनो, मैं समझा रहा हूं। तो एक चीज आती है, क्या आती है? ये जो वेक्टर होते हैं ना, वेक्टर, इसमें एक नियम आता है। क्या आता है? सदिश योग का नियम। ये क्या कहता है सदिश योग का नियम? अगर हम 2 वेक्टर ले लें, एक वेक्टर ये ले लें 3, मान लो इसका परिमाण कितना है? 3। एक वेक्टर ले लें हम 4, तो पता है इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5। मतलब कैसा है समझ तो गए? कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो 3 3 9, 4 चौक 16, और कण का वर्ग हटा तो अंडर रूट चढ़ गया। 16 और 9 25, 25 का बाहर का निकल के क्या है? 5। क्लियर? तो इसे बोलते हैं सदिश योग का नियम। क्या बोलते हैं इसे? सदिश योग का नियम। क्लियर? लेकिन जो धारा होती है सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। ध्यान से समझना। मान लो हमने 2 वायर लिए, एक ये आ रहा था, इसमें थी 3 एम्पीयर की करंट, एक आ रहा था इसमें थी 4 एम्पीयर की करंट। ये खुद ही बताओ मुझे कि ये वाला वायर जो है इसमें कितने एम्पीयर की करंट होगी? इस वाले वायर में कितने एम्पीयर की करंट होगी? तो तुम कहोगे सर 7 एम्पीयर की होगी। तो मैं कहूंगा सदिश योग का नियम तो ये कहता है 3 और 4 का जो वेक्टर होता है, 3 और 4 का जो सम आता है निकल के परिमाण, वो तो 5 होता है। अभी दिखाया मैंने तुम्हें 5, तो ये तो 5 एम्पीयर आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब 5 नहीं आई, ये कितनी आई है? 7 आई है। तो इसका मतलब ये कैसी राशि है? अदिश।
क्लियर। फिर दोबारा सुनो, अगर कोई तुमसे पूछे कि विद्युत धारा में तो दिशा बताई जाती है, दिशा दिखाई जाती है, और तुम उसे अदिश कह रहे हो, क्यों? तो इसका एक ही आंसर है कि विद्युत धारा जो है सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, विद्युत धारा जो है सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए ये अदिश राशि है। कोई पूछे ऐसा क्यों, क्या मतलब हुआ, तो उसे तुम ये बता दोगे कि देखो 4 और 3, ठीक है, इनका क्या आया परिमाण निकल के 5, लेकिन यहाँ पे 4 और 3 का परिमाण क्या आ गया है 7, तो इसका मतलब सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। तो एक ऐसी राशि है अदिश। ठीक है, मैं इसे साफ कर देता हूं। क्लियर होगी बात? तो आपको यह नोट करना है, ठीक है। क्या है विद्युत धारा? विद्युत धारा क्या है? किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर कोई बच्चा समय भूल भी जाएगा ना, यहाँ कि समय ना लगाए, दर कह दे, तो बात एक ही है, समय का दर का नाम आते ही समझ लो अपोन में समय पहुंच जाता है। ठीक है, अपोन में टाइम होता है। ठीक है, ये की बात है। अगर कोई कहे किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, तब भी बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया ये बात? इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। कैसी राशि है? अदिश। आगे बढ़े, दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा धारा घनत्व। दूसरा टॉपिक क्या है? धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। क्या है करंट डेंसिटी? सुनो, एक बात बताओ, ये जो बोर्ड देख रहे हो तुम, जिसमें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मान लो ये कंडक्टर होता, क्या होता है? कंडक्टर मतलब चालक होता, इसमें करंट फ्लो हो जाती, मान लो, ठीक है, इसमें पूरा में करंट फ्लो है इस टाइम, बहुत ज़बरदस्त। अब मैंने ऐसा करके हाथ रख लिया, तो मैं पूछूं कितने एरिया में लगेगा मुझे करंट, तो तुम कहोगे सर इतने एरिया में, जहां पे मैंने हाथ रखा है इतने एरिया में, तो उसे ही बोलते हैं धारा घनत्व। अब तुम सोच रहे हो सर बचोगे भी ना, जब हाई फाई करंट है और तुमने हाथ रख लिया। भैया मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, इसे रियलिटी मत मान लो, मैं ऐसा रखूंगा क्यों फिर हाथ, है ना, जब तुम कहोगे सर करंट है। तो समझ गए? तो धारा घनत्व को हम किससे लिखते हैं? जे से। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे किससे लिखते हैं? जे। जे बराबर होता है आई अपॉन है, मतलब जितने एरिया में करंट फ्लो हो जा उसे क्या कहते हैं? हम धारा घनत्व कहते हैं। अगर पूरे एरिया के निकालोगे तो पूरा ले लो, ये मैं कहूँगा पूरे बोर्ड का है ये, आई जो है इसमें करंट फ्लो हो रही है। देखो, तो इससे परिभाषा बनाई है, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया। जो चीज़ बटे में होती है उसे एकांक भी बोला जाता है। क्या कहोगे? एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर हो गया? ये बात हम यहाँ लिख रहे हैं। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक बताइए, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जे बराबर आई अपॉन ए, जे बराबर आई अपॉन ए। इसका मात्रक बताइए भाई जल्दी से। तो तुम कहोगे आई का मात्रक एम्पियर, और ए क्या है यहाँ पे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बन गया? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बताइए भाई, अगर ये पूछा जाए कैसी राशि है? सदिश राशि है, लिख सकते हो ये एक सदिश राशि है। ये बताओ, बात समझ में आ गई? ठीक है, जितने एरिया में करंट फ्लो हो रहा है, जितने एरिया में करंट फ्लो हो रहा है उसी एरिया को ले लो, और जो उसमें करंट हो रहा है वो ले लो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हम धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। तीसरा आता है, ठीक है, तीसरी चीज आती है हमारी आवेश वाहक, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या होते हैं भाई? आवेश वाहक। देखो, इससे हिसाब लगाया करो। आवेश मतलब आवेश, वाहक मतलब चलना। जैसे वो नहीं होती परिवहन की बसें, परिवहन, ठीक है, परिवहन मतलब रोडवेज के ऊपर लिखा होता है रोडवेज परिवहन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? चलना। ठीक है, आवेश वाहक
चार्ज कैरियर। ठीक है, क्या है ये, सुनो। जो जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, जो चार्ज चल रहा है उसी की वजह से तो करंट फ्लो हुआ, वही क्या कहलाता है, आवेशवाहक कहलाता है। अब तुम कहोगे सर अभी तो बताया था आपने कि इलेक्ट्रॉनों की वजह से आवेशवाहक, इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आवेश क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, क्यू बराबर एन ई, क्लियर। लेकिन मैं तुमसे कहूंगा इलेक्ट्रॉनों की ही वजह से नहीं होता चार्ज, मतलब करंट फ्लो, प्रोटॉन धनायन और ऋणायन इन दोनों की वजह से भी करंट फ्लो होता है। एक बात ध्यान से सुनो, जो जल होता है, पानी, पानी की बात कर रहे हैं हम, है ना, इसमें जो होते हैं इसमें धनायन भी होते हैं H+ OH-, ऋणायन भी होते हैं, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें डबल हो जाता है करंट। जब तो कहते हैं अगर पानी में है, जैसे वॉशिंग मशीन है, जब तो कहते हैं अगर वॉशिंग मशीन चल रही है तो उसमें हाथ डाल के कपड़े नहीं निकालने चाहिए, या हाथ डाल के क्यों, पता ना कब क्या फॉल्ट हो जा, ठीक है, कब उसमें करंट आ जा। तो उसमें तो दो आयन है, धनायन भी और ऋणायन भी, उसमें डबल करंट आ जाएगा, बहुत कम चांस है फिर बचने के, आदमी बच जा, समझ रहे हो। तो ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो अलग अलग जो भी चीज जिसकी वजह से भी किसी चालक में जिस चीज की वजह से भी करंट फ्लो हो रहा है उसे क्या कहते हैं हम, आवेश वाहक, क्लियर है। तो ये बात हम यहां पे लिख देंगे, जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित, सही करके लिख लेना है ना, स्थानांतरित होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको आवेशवाहक, सही है, कहते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो ठोस होते हैं, ठोस, इसमें जो आवेशवाहक हैं वो केवल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, याद रख लोगे। ठोसों में आवेशवाहक क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन। जैसे ठोस का मतलब वायर नहीं होता, पंखा चलाना हमें, हमने स्विच ऑन कर दिया तो उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, ठीक है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। और जो वो होते हैं द्रव, इसमें क्या होते हैं, धनायन तथा ऋणायन, ये दोनों होते हैं भैया, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन, याद रख लोगे। जैसे मैंने अभी तुम्हें समझाया, पानी, पानी में जो होते हैं धनायन भी होते हैं और ऋणायन भी होते हैं, क्लियर है। तो उनकी वजह से भी क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और यही ठोसों में इलेक्ट्रॉन और द्रव में धनायन तथा ऋणायन, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, आवेशवाहक, ठीक है, क्लियर हो गई बात, आवेशवाहक। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मॉडल। ठोसों में वैद्युत चालन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन का परमाणु मॉडल। चौथा पॉइंट है, धातु में वैद्युत चालन, इससे आगे है मुक्त इलेक्ट्रॉन का परमाणु मॉडल। क्या मतलब हुआ इसका, सुनो। पहले हम क्या कहते हैं भाई, हमने हेडिंग डाल दिया, अब पहले मैं आपको समझा दूं फिर लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या है, दुनिया के अंदर जितने भी परमाणु हैं, ये तो पता ही है परमाणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, जितने भी पदार्थ हैं दुनिया के अंदर वो परमाणु से मिलकर बने हैं, है ना। मतलब ये कहा जाता था जितने भी पदार्थ हैं वो किससे मिलकर बने हैं, अणु से। पदार्थ किससे मिलकर बना है, अणु से। अणु किससे मिलकर बना है, परमाणु से। और परमाणु के अंदर क्या होते हैं, 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है बात, ये तो पता ही होगी तुम्हें, ये हम बता भी चुके हैं अपने पहले वाले फर्स्ट चैप्टर में परमाणु के बारे में, फिर दोबारा सुन लो। ये तो होते हैं, और परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी अपनी कक्षा में सजे हुए होते हैं, जो कि अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं बिना एनर्जी का लॉस किए हुए, है ना, याद है ये बात,
ठीक है, ये सब बातें हम पढ़ेंगे आगे भी। ये बताओ बात समझ में आ रही है? अब हुआ क्या, जब हम इन्हें बाहर से ऊर्जा दे देते हैं, ऊर्जा कैसे भी दे सकते हो तुम, कैसे भी मतलब गर्म करके दे दो, टेम्परेचर बढ़ा के दे दो, टेम्परेचर ही बढ़ जाएगा गर्म करने पे। तो इसके बाहरी कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी कक्षा छोड़ देते हैं, या यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी क्या करते हैं, कक्षा छोड़ के ऊंची कक्षा में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ऊंची, मतलब ऊपर वाली कक्षा में। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये जब इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचते हैं, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ आ गया, तो इसी इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? और ऐसे मॉडल को, परमाणु का ऐसे मॉडल को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का परमाणु मॉडल। कि भाई ऐसा एक परमाणु मॉडल जो क्या हो, इलेक्ट्रॉनों को कैसे कर दे, मुक्त कर दे, इलेक्ट्रॉन से मुक्त हो, इलेक्ट्रॉन ना हो। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले नाभिक के पास, ये तो पता ही होगा क्या चीज़ है, नाभिक। नाभिक कैसी होती है, चारों तरफ धन आवेश होता है नाभिक के, और इलेक्ट्रॉन जो पहली कक्षा में होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त क्या होता है, आकर्षण बल होता है, उससे बंधे रहते हैं। लेकिन बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन इसे छोड़ के जाने लगते हैं। मतलब जैसे तुम एनर्जी दोगे, मान लो स्विच ऑन करा, हमें पंखा चलाना है, स्विच ऑन कर दिया हमने, कर दिया तो पता क्या करा हमने, तार के सिरों के बीच क्या स्थापित कर दिया, विभवांतर। और जैसे ही विभवांतर स्थापित करा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के भागने लगे एक साइड से दूसरे साइड की ओर। ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं फिर करंट फ्लो हो गया, करंट फ्लो हो गया। मतलब ये भी याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन इधर को दिखा रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट होती है। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। वैद्युत क्षेत्र इधर है तो इलेक्ट्रॉन, करंट की भी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, हमेशा अपोजिट होती है। बात समझ में आ गई? मुक्त इलेक्ट्रॉन की पूरी कहानी समझ में आ गई? ठीक है, ये बात हम यहां पे लिख देते हैं। क्या सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रहते हैं, परंतु यदि उन्हें बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो वे बाहरी कक्षाओं को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और धातु में वैद्युत चालन इनके कारण ही होता है। ये लिखा था ना, धातु में वैद्युत चालन। वैद्युत चालन होता कैसे है भाई धातु में? हम कहते हैं कि धातु में जो वैद्युत चालन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? और इनके कारण ही धातु में चालन होता है। और जब ये परमाणु में से निकल गए तो ऐसे परमाणु को क्या बोलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन का परमाणु मॉडल। और ये लिख रहा हूं, और परमाणु के ऐसे मॉडल को मुक्त इलेक्ट्रॉन का परमाणु मॉडल कहते हैं। बताइए, सही है? और ऐसे मॉडल को क्या कहते हैं? परमाणु का मॉडल क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन का परमाणु मॉडल कहते हैं। ये बताओ समझ में आ गई? अपने पास से लिख दोगे भाई, ये मैं सोच रहा हूँ बड़ी हो गई थ्योरी। वैसे हम बहुत कोशिश करते हैं बहुत कम लिखवाएं और सारी बात भी आ जाए। क्यों, क्या कहा हमने कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में सजे होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें बाहर से ऊर्जा मिलती है तो बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर ऊपर चले जाते हैं। ये तो कहा है। ठीक है, ऊपर चलेगा। उन इलेक्ट्रॉनों क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्ति तो हो गए, फ्री तो हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन।
वो तो निकल गए परमाणु में से, तो वो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। इनकी वजह से ही धातु में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। आज से अब याद रखना, पेपर में मान लो क्वेश्चन ऑप्शन एमसीक्यू जो होते हैं ऑप्शन, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हो, क्या लिखा हुआ हो ऊपर, क्वेश्चन लिखा हो कि धातु में चालन, वैद्युत धारा का चालन होता है, धातु में वैद्युत धारा का चालन होता है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 ऐसे करके मुक्त इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 और कुछ दे दे, है ना, धनायन तथा ऋणायन, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तुम कभी इलेक्ट्रॉन पे टिक लगा दो, किस पे टिक लगाओगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। याद होगी बात, जितनी भी करंट फ्लो होता है, चाहे बल्ब जल रहा हो, पंखा चल रहा हो, इन सब में जो करंट फ्लो होता है किसकी वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ठीक है। वो अलग बात है अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन नहीं दिया, फिर तो है ही तुम्हारे पास एक ही चांस है, क्या, कि भाई इलेक्ट्रॉन पे टिक लगा दो। क्लियर है। तो धातु में वैद्युत चालन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का परमाणु मॉडल। कितने पॉइंट होगा हमारे, 4। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये बताओ, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब ये निकले होंगे तो इनका कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी इनके पास। अब हम उसी के ऊपर देख रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा वही है। क्या है अगला टॉपिक, 5वां पॉइंट है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह, ब्रैकेट में लिख देना, अनुगमन वेग तथा श्रांति काल क्या होता है। ये 2 चीजें आती हैं और इंपॉर्टेंट है भाई। ये 1 नंबर की कुछ भी पूछ लेता है, अपवाह वेग किसे कहते हैं, अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है, या फिर शांति काल किसे कहते हैं, और आगे भी हमें इनका यूज करना है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर 1 क्या कह रहे हैं हम, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। पेपर में अपवाह कह दे तो अपवाह लिख देना, है ना, अनुगमन कह दे तो अनुगमन लिख देना, एक ही बात है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसे हम लिखेंगे भी, इससे पता है, वी डी से। डी मतलब ड्रिफ्ट, वी मतलब वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, इससे लिखेंगे, इसलिए इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं अनुगमन वेग को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग। क्लियर है। क्या है ये सुनो, वैसे तो मैं अभी बता चुका हूं, फिर दोबारा सुनो। जब परमाणु में से, बाहरी कक्षाओं में से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल गया, बाहर आ गया ये, तो इसके अंदर कुछ तो स्पीड होगी, जब भी बाहर जा रहा था, ऊपर को जा रहा था, कुछ तो स्पीड होगी। उस स्पीड को ही, उस औसत चाल को ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। क्लियर हो गई बात, यही बात हम यहां लिख देंगे, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी कह सकते हो, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत चाल से गमन करता है उसे अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये जो औसत चाल होती है ना, औसत चाल, ये तुम्हें पता होनी चाहिए, मैं इससे लिख दूं, दूसरे मार्कर से अलग दिख जाएगी, ठीक है, कि लगभग ये जो होती है ना, लगभग औसत चाल, ये होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये होती है, सही है। से अब नोट कर लेना, कोई तुमसे पूछे कि ये औसत चाल है कितनी स्पीड से चलता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या कहोगे तुम, लगभग, ये कहाँ के चिन्ह लगा दे, लगभग। अब सही है, 10⁻⁻⁴, ठीक है, -4 मीटर प्रति सेकंड, इतने वेग से इलेक्ट्रॉन गमन करने लगता है। अभी दिखाएंगे कैसे चलेगा इलेक्ट्रॉन अगले टॉपिक में। पहले ये बताओ, बात समझ में आ गई। 1 नंबर का आता है, ज्यादा का नहीं आता, लेकिन हमें इसका आगे इस्तेमाल करना वीडी का, ध्यान से समझो, ठीक है। धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत चाल से गमन करता है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। क्लियर। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या दिख रहा है आपको, श्रांति काल।
क्या है सेकंड? श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, कैपिटल टी बना देना। ये क्या है? रिलैक्सेशन टाइम क्या है भाई? सुनो सुनो, एक बात बताओ, ये मान लो वायर है, ठीक है, हमने इसके सिरों के बीच में विभवांतर स्थापित कर दिया, ठीक है, बैटरी के द्वारा, तो क्या होगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के भागेंगे। ये अभी तो यही बता रहा था ना हम, मतलब कहाँ में से, किस में से भागेंगे? इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर परमाणु हो जो होंगे छोटे छोटे से, है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकल निकल के भागेंगे। जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इससे आगे भी परमाणु था, परमाणु तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, चिपके भी तो होंगे सब बराबर बराबर, तो आगे जो परमाणु था उससे भी इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो आपस में वो टकरा भी तो रहे होंगे। समझ रहा मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? क्या हो रहा होगा? आपस में उनकी टक्कर भी तो हो रही होगी, ठीक है, तो उन दो टक्करों में जो समय लगता है उसे बोलते हैं श्रांतिकाल। नई बात समझ में? फिर दोबारा सुनो, यहां है परमाणु, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, अगले में से फिर इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, वैसे तो चल रहे हैं वो लगातार जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा होगा? ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे से निकला, तो आपस में टक्कर भी तो लग गई होगी, और जैसी दो टक्कर लगी होगी, एक दो, इसमें जितना भी टाइम लगा होगा उसे क्या बोलते हैं हम? श्रांतिकाल, और इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा क्या है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है? शांतिकाल कहलाता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे टो से। बताइए, दोनों याद हो गई परिभाषाएं? याद हो गई दोनों? क्या थी पहले वाले? अनुगमन वेग, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से, जिस औसत चाल से गमन कर रहे हैं वो ही अनुगमन वेग है। फिर क्या था? श्रांतिकाल, कि दो इलेक्ट्रॉन आपस में जो टक्कर लगा रहे हैं, दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से, एक दो ऐसे जो टक्करें लग रही हैं, उसमें जो भी टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? श्रांतिकाल। इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए भैया, पॉज करके नोट कर लिया करो, है ना। साफ कर दें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, कौन सा? 6 होगा हम, है ना। क्या है? अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे भी तो कह सकते हैं इसे। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। ये करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूं। क्या? एक बात बताओ, मैं कोई वायर ले लूं, वायर को मैं थोड़ा चौड़ा करके बना रहा हूं क्योंकि मैं इसमें इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। ये ले लिया हमने वायर, ले लिया, तो ये बताओ क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है? इलेक्ट्रॉन तो है, मगर वो कैसे मोशन कर रहे होते हैं? वो रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, 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 कोई इलेक्ट्रॉन इधर को जा भाग रहा है। इनकी अपनी मर्जी चलती है, जहां को दिल करेगा वहां को जाएगा। ऐसा किसी भी चालक में, किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करते हैं, ठीक है, और इनका जो वो आता है रिजल्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी, वो क्या होती है? 0 आ जाती है। तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। क्लियर? अब बैटरी क्या करती है? अगर हम इसी में बैटरी लगा दें, इसे में क्या लगा दें?
बैटरी लगा दें, तो इन सब की डायरेक्शन पता बैटरी क्या करती है, एक ही लाइन में कर देती है, एक ही लाइन में खड़ा। जैसे स्कूल में नहीं होता, प्रेयर में क्या करते हैं, सबको एक लाइन में खड़ा, और जब तक प्रेयर नहीं होती तो बच्चे क्या कर रहे हैं, इधर उधर भागे फिरते हैं, है ना, प्रेयर ग्राउंड में। तो लेकिन जैसी बैटरी लगा दी गई, मतलब जैसे टीचर आ गए स्टेज पर, तो सब बच्चे क्या करते हैं, अपनी अपनी लाइनें बना लेते हैं, है ना, अलग अलग रो में। तो ऐसे ही ये काम करती है बैटरी का, सिर्फ काम ये होता है। आज से याद रखना, कभी तुम्हें लगता हो बैटरी करंट दे रही है, ठीक है, बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को एक लाइन में ला देती है। बैटरी इलेक्ट्रॉनों को एक ही लाइन में, जिसका मैं डायग्राम यहां पे बना रहा हूं सही करके, तो अभी समझ में आ जाएगा क्या है, चालक है। इसमें क्या लगा दी हमने, बैटरी लगा दी। तो ये बताओ, बैटरी लगा दी हमने, तो अभी क्या बता रहे थे हम, इलेक्ट्रॉन सब क्या है, कौन सी डायरेक्शन में आ जाएंगे, एक ही दिशा में, ठीक है। पहले इधर उधर भाग रहे थे, जैसी बैटरी लगाई तो किधर आ जाएंगे, खुद बताओ। देखो ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव, करंट ऐसे चलती है पॉजिटिव से निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन इधर को भागने लगेंगे सबके सब, सबकी डायरेक्शन एक हो गई, ऐसे भागना। कितनी स्पीड से भागते हैं, वीडी, वीडी स्पीड से भाग रहे हैं भैया। क्लियर हो गई बात, ये कह रहे थे। अब बताओ इधर उधर है, जैसे ये थी ऐसे हो गई। ये काम करती है बैटरी, ये पॉजिटिव सिरा होता है और ये निगेटिव, ठीक है। तो करंट किधर को जाएगी फिर, मैंने अभी बता भी रहा था, इस साइड में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, करंट फ्लो होने लगती है। बात समझ में आ गई। और इसी साइड में क्या होता है, जिधर करंट फ्लो होती है उसी साइड में क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक है। यहां तक बताओ, बात समझ में आ रही है। तो पहले हम थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, हमें निकालना क्या है, पहले ये बता दो। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग क्या होता है, वीडी, और विद्युत धारा क्या है, आई। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, क्लियर है, ये है। तो पहले हम 2-3 लाइनों की थ्योरी लिखेंगे, फिर साइड में चित्र बनाना। अभी चित्र मत बनाना, मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाया है। पहले 2 लाइनों की थ्योरी लिख रहे हैं, किसके ऊपर लिख रहे हैं, आई के ऊपर, ठीक है। यदि प्रूफ करने जा रहा है हम, देखो, और इंपॉर्टेंट है भाई ये, बल्कि मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये जो फॉर्मूला प्रूफ होकर आएगा, आई बराबर NEAVD, ये प्रूफ करने जा रही हूँ मैं, ठीक है। आई बराबर NEAVD। अगर आपने ये प्रूफ नहीं करा, मतलब ये याद ना रखा, तो आप अगला पॉइंट जो है हमारा 7वां, ओम का नियम, वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आई बराबर NEAVD याद रखना है, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ये इसमें रिलेशन है। क्या है, यदि किसी चालक में Q आवेश T समय तक प्रवाहित किया जाता है, वो तब विद्युत धारा, तो तुम कहोगे सर आई बराबर Q/T, अभी तो पढ़ के आए हम, इक्वेशन 1 कह दो, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, आई बराबर Q/T। ये बता दो, ये बात समझ में आ गई। यदि किसी चालक में Q आवेश T समय तक प्रवाहित किया जाता हो, तब विद्युत धारा आई बराबर Q/T, क्लियर है। अब तुम कहोगे सर हमें विद्युत धारा और अनुगमन वेग VD में संबंध निकालना है, हमें ये थोड़ी निकालना है, तो मैं तुम्हें वहीं लेके चल रहा हूँ, समझो। अब ये चित्र बना लेना साइड में, जैसे थ्योरी लिख दी, अब ये चित्र आ गया चित्र, ठीक है। बैटरी हो गई, प्लस माइनस, क्या है ये, बैटरी लिख सकते हो, हिंदी में लिख लेना चाहे, ठीक है, बैटरी, क्लियर। अब हम आगे लिखेंगे। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो आवेश होता है Q, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, इस पे, इस चालक में, बताओगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। तुमने अभी तक Q बराबर क्या पढ़ा था, N पढ़ा था, ये तो जानते थे ना भाई, सर Q बराबर N होता है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्लियर। लेकिन अब मैं तुम्हें आज ये बताने जाऊंगा कि आवेश इसके अलावा भी किस किस चीज पर डिपेंड करता है। ये तो हम ऐसे ही कहते हैं कि भाई इधर से 10 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, अब बताओ इस पर कितना आवेश आ गया, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल सही है फॉर्मूला। लेकिन अब मैं कह रहा हूं आवेश होता किस चीज पर डिपेंड है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं एक वायर ऐसे ले लूं, बिल्कुल पतला सा बारीक, जिससे हम पंखे वगैरह चला रहे हैं ना, ऐसा मान लो, और एक मान लो केबल ले रहा हूं मैं चौड़ा, तो एक बात बताओ मुझे, इसमें भी आवेश और इसमें भी आवेश बराबर होंगे, दोनों बराबर बराबर लंबाई के, मान लो इसकी लंबाई भी इतनी है, इसकी भी, आवेश बराबर होगा, ये बता दो मुझे।
नहीं होगा। क्यों? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होगी और इसमें अलग। जब ये चौड़ा है, मोटा है, ठीक है, और ये है बारीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ना होगी बमुकाबले इसके। क्लियर है? तो इसका मतलब Q जो होगा वो संख्या पे भी डिपेंड करेगा, है ना? बिल्कुल सही बात है। और इलेक्ट्रॉन के आवेश पे भी। क्लियर? अब तुम कहोगे तो हमें पता ही था। दूसरी बात ये बताओ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका वायर का पतला ना, पतला है तो छोटा ना होगा, छोटा सा क्षेत्रफल। और इसका क्या होगा? जो मोटा तार लिया हमने, बड़ा होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये जो Q है ये इसके क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करेगा। ये मतलब था मेरा। ठीक है? क्लियर है? आगे सुनो, जब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जैसे दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन वीडी वेग से कितनी स्पीड से जा रहे हैं? वीडी से, ऐसे। ठीक है? तो इसका मतलब आवेश वीडी पे डिपेंड नहीं करेगा। जितनी इलेक्ट्रॉनों की स्पीड ज्यादा होगी आवेश उतना ही ज्यादा मिलेगा। तुमने देखा भी होगा बैटरी जब बिल्कुल शुरू शुरू में फुल चार्ज लगाते हैं हम, पंखा बहुत तेज चलता है, लेकिन जैसे जैसे बैटरी डाउन होने लगती है तो पंखा क्या हो रहा है? हल्के हल्के और हल्के और हल्के। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो चाल है, स्पीड है, वो स्लो हो जाती है। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन ऐसी तो मोशन कर रहे हैं, ऐसा मोशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो वो कम ना हो जाएगी। जब वो इलेक्ट्रॉन की चाल कम हो गई तो इसका मतलब आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन की चाल पर भी डिपेंड करता है, तो आवेश भी प्रवाह कम होना शुरू हो जाएगा। समझ रहा हूं मैं क्या क्या कह रहा हूं? सबसे बड़ी बात कि भाई कितने टाइम तक तुमने आवेश फ्लो कराया। आवेश जो है टी पे भी डिपेंड करता है। समझ रहे हो? हम कहें ये जो बैटरी लगाई थी इससे ये पंखा जो चलाया हमने वो 2 घंटे चल गया। हम कहें हम भारी बैटरी लाए थे, हैवी, है ना, ट्रक वाली, उससे पंखा 8 घंटे चल गया, 6 घंटे। तो बात समझ में आ रही है? तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही आवेश, आवेश के तो फ्लो हो रहा है ये। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी धातु में जो आवेश होता है वो इन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी, चार्ज पे भी, और उसके क्षेत्रफल पे भी कि चालक कैसा है, और अनुगमन वेग पे भी कि अब उसकी स्पीड कितनी है, टाइम पर भी, ठीक है, कि कितने टाइम तक फ्लो हुआ। क्लियर है? तो ये बातें हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है? ये भी लिखूंगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है? लिख रहे हैं। यदि चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, आवेश E, कॉमा लगाते रहेंगे, है ना, और चालक का क्षेत्रफल A, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd और Vd हो, तब T समय, ठीक है, अभी से साफ कर दूं, तब T समय में प्रवाहित होने वाला कुल आवेश Q बराबर NeAVdt होगा। याद रखना अभी ये। क्लियर है? ये बताओ बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? जब कोई तुम तार बारीक लोगे, ठीक है, तो उस पर आवेश उसी के हिसाब से डिपेंड करेगा। तुम कहोगे सर इसमें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कम होगी। अब मैं इतना ही बड़ा तार क्या ले लूं, मोटा तार ले लूं, लो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा ना होगी, इसमें परमाणु ज्यादा ना होंगे। जब परमाणु ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है? इसका क्षेत्रफल ज्यादा ना होगा इससे, तो इसका मतलब क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। अनुगमन वेग क्या बताया मैंने अभी? इसका और इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? अनुगमन वेग क्या कर रहा है? बैटरी तो चला रही है इसे, जितनी स्पीड से भागते हुए आ रहे हैं वही क्या है? अनुगमन वेग। ठीक है? तो इसका मतलब आवेश जो होगा अनुगमन वेग पे भी डिपेंड करेगा। और सबसे बड़ी बात टाइम, तो Q जो होगा वो इस पे डिपेंड करता है। क्लियर है? Q बराबर एनी क्या होता है? Q बराबर एनी जब हम एक ऑब्जेक्ट से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश भेजते हैं, इस पर से इस पे इलेक्ट्रॉन चलेगा, हम बोले कितना आवेश चला गया, तुम कहोगे Q बराबर एनी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे हम आवेश थोड़ी भेज रहे हैं, यहाँ तो हम जो धातु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन है उन्हें मूव करा रहे हैं। तो इसका मतलब कुल आवेश जो मिल रहा है हमें वो इन चीजों पर डिपेंड करेगा। अब यही मान Q का समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से आओ, I इज इक्वल टू Q की जगह पर क्या आ रहा है? NeAVdt, अपोन में क्या है? T से T कैंसिल, I बराबर क्या आ गया? NeAVd। ये तुम्हें रटा हुआ चाहिए, होना चाहिए।
कभी कभी इस फॉर्मूले को बच्चा ऐसे याद रख लेते वीना के नाम से। वीना मतलब देखो इसका वी उठाओ, वी डी है वे तो लगा ही दोगे है ना, ये ई उठाओ, ये एन उठाओ और ए। अब तुम कभी ना भूलोगे क्या बन गया, वीना। वीना मतलब किसी सुंदर सुशील कन्या का नाम है वीना। क्लियर, वीना, वीना, इससे हिसाब लगा लोगे, भूलोगे ना आप। आई बराबर क्या होता है, कहोगे वीना। आई बराबर क्या होता है, वीना। ठीक है, वैसे मुझे ऐसी याद है आई बराबर ए नहीं है वी डी, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। अगर तुम ऐसा लिखना चाहते हो कोई परेशानी ना है, लिख सकते हो। क्लियर है, मैंने लिख के दिखा दिया, आई बराबर एन ई है वी डी। ठीक है, साफ कर दें। क्या कहा अभी मैंने, आई इज इक्वल टू वी ना। हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसकी वेलोसिटी को क्या कहते हैं, वी डी कहते हैं, इसलिए लगा दो, नोट कर लीजिए, है ना। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा 7, वो है ओम का नियम। और ओम का नियम किससे प्रूफ होगा, क्या कहा था मैंने, इससे, आई बराबर एन ई है वी डी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ओम का नियम प्रूफ होने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम 7वां पॉइंट। ठीक है, क्या नियम है हमारा, ओम का नियम। हमारा जो टॉपिक है क्या है, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, ओम, उन्होंने दिया था, साइमन ओम था इनका नाम पूरा, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या नियम दिया था, सुनो। इन्होंने कहा था अगर हम कोई चालक लें, ध्यान से सुनना, अगर हम कोई चालक ले लें और उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, भौतिक अवस्था मतलब ताप, दाब, आयतन, ठीक है, आदि, द्रव्यमान, कुछ भी कहते रहो, इन सब चीजों में कोई परिवर्तन ना करें, तो उसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, मान लो ये वायर है, चालक है, इसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात नियत रहता है। क्लियर है, ये बताया था इन्होंने। क्या कहा था, यही बात हमें यहां पे लिख रहा हूं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, ठीक है, तो उसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात नियत रहता है। मतलब क्या हुआ, अगर हम V और I के बीच ग्राफ खींचें, ये V है और ये क्या है इधर I, ठीक है, और यहाँ पे कोई चालक ले लें तो हमें इस टाइप से ग्राफ प्राप्त होता है। ये क्या बनाया हमने, धातु का चालक, ठीक है, धातु का तार कह दो या चालक कह दो, धातु का तार। तो इसका जो V अपॉन I आएगा निकल के, वो क्या होगा, कोस्टेंट, और इस कोस्टेंट को इन्होंने क्या नाम दिया है, R। ठीक है, क्या है, R, V अपॉन I इज इक्वल टू कोस्टेंट। कोस्टेंट की जगह पर क्या आया, R। R क्या है, एक कोस्टेंट है। R को क्या लिख सकते हो, तो कोस्टेंट। बताओ बात समझ में आ गई, ये मतलब, तो यही बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, V अपॉन I इज इक्वल टू कोस्टेंट मतलब नियतांक, और V अपॉन I इज इक्वल टू R, या, ठीक है, या इसे ऐसे भी याद रखते हैं बच्चे,
अथवा V इज इक्वल टू आई आर, है ना, ऐसे तो कहते हैं। ओम का नियम क्या है, कोई पूछता है तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, यही ओम का नियम है। बताओ बात समझ में आई? ये जो तार दिख रहा है तुम्हें, ऐसा लो, इसके ताप में, दाब में, आयतन में, मतलब भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन मत करो, ठीक है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसके सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात नियत रहता है, तथा उसके सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर V और ऐसे करके कह सकते हो, उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात नियत रहता है, ठीक है। अब सही हो गया, क्लियर है? ऐसे नोट करना, रटा हुआ चाहिए भाई, या हाई स्कूल में भी रटा होगा आपने, हाई स्कूल में भी था ओम का नियम, लेकिन यहाँ पे आप प्रूफ कराने जा रहे हैं हम, बस हाई स्कूल में प्रूफ नहीं था, ठीक है। क्या था, सुनो ध्यान से। यदि किसी, एकदम सोचो यार, ओम ने नियम क्या दिया था, कोई भी चालक ले लो और उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे मान लो मैंने वायर ले लिया, इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन ना करूं, अगर मैं कहूं ये 50 ग्राम का है तो 50 ही ग्राम रहना चाहिए, यानी कि अब 100 ग्राम ले लो, ये भी तो कहा, ठीक है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो इसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V और इसमें बहने वाली धारा I का अनुपात नियत रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जिसे हम कांस्टेंट को क्या रख रहे हैं, R, ठीक है। जहां R क्या है, जहां R क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है, ठीक है। V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, या V अपॉन आई इज इक्वल टू R, V बराबर आई आर, जहां R यहां पे लिख सकते हो, यहां लिख देता हूं मैं, है ना, जहां R क्या है, चालक का वैद्युत प्रतिरोध है। ये भी डायग्राम बनेगा इसमें, ठीक है, जब पूरा आएगा। 5 नंबर का आता है कम से कम, ये 3 का तो मान के चलो। ओम का नियम लिखिए तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए, अभी उत्पत्ति कराऊंगा कभी, ये सोचो इतना ही आएगा, ठीक है। जहां R चालक का वैद्युत प्रतिरोध है, यही ओम का नियम है। ये वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है, ये जितने भी चालक हैं दुनिया के अंदर, उन सबके अंदर एक प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। जैसे कि तुमने देखा हो, बाइक से जाते हो तुम या कार से, तो सड़कों में क्या आते हैं, स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। जब वो ज़्यादा ऊंचे होते हैं बल्कि, तो उससे पहले 150 किलोमीटर पहले ही क्या लगा दिया जाता है, बोर्ड भी लगा दिया जाता है कि आगे स्पीड ब्रेकर है, कृपया धीरे चलिए, ठीक है, 500 मीटर पहले मान लो, ऐसे, ठीक है। तो क्या मतलब होता है उसमें, वो क्या करते हैं, तुम्हारी स्पीड को कम कर देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, स्पीड ब्रेकर नाम ही है उनका, ठीक है। ऐसे ही चालक दुनिया के अंदर जितने भी चालक हैं, उन सबका अपना अपना एक क्या होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्ट करना, रुकावट पैदा करना। धारा के मान में ये क्या करता है, रुकावट पैदा कर देता है, ठीक है। तो जैसा कि चांदी, अब ये भी सुन लो, हाथों हाथ सारी बातें। चांदी जो होती है सबसे अच्छा चालक है चांदी, इसमें जो प्रतिरोध है बहुत ही कम होता है। इसका जो सिंबल होता है प्रतिरोध का, वो यह होता है भाई, देखो ऐसे तो बनता है स्पीड ब्रेकर भी, धारा के मान में रुकावट पैदा कर रहे हैं। सबसे कम चांदी में होता है। उसके बाद आता है कॉपर, कॉपर मतलब तांबा। उसके बाद आता है एल्युमिनियम, ठीक। कॉपर के बाद सोना भी आ जाता है, गोल्ड, ठीक है। सबसे अच्छा ये है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे है, चौथे पे ये। लेकिन हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है, मतलब हमारे यहाँ क्या, बल्कि हम तो ये कहेंगे पूरी दुनिया भर में क्या का इस्तेमाल होता है, कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का। चांदी सोने का क्यों नहीं होता, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, ऐसे इसलिए भी नहीं करते हैं इसका इस्तेमाल, ठीक है। हर कोई इनसे ले नहीं सकता, ठीक है। और अगर ले भी लिया, जो करोड़पति लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, अगर वो चांदी का तार कल वायर बनवा दे तो क्या होगा, चोरी होने का खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रतिरोध, आर जो है प्रतिरोध है। बात समझ में आ गई? हर चालक का अपना अपना एक प्रतिरोध होता है। आज मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, आर बराबर क्या है, V अपॉन आई। तो आर जो है ना तो V पे डिपेंड करता है ना आई पे, ये बात ध्यान रखियो, ठीक है।
क्या कहा मैंने अभी, आर जो है ना तो वी पे डिपेंड करता है ना आई पे। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं फिजिक्स के अंदर, फॉर्मूले तो बन जाते हैं लेकिन वो उन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब जैसे मान लो मैं एक तार ले लूँ, कॉपर का तार ले लिया मैंने, ये एल्युमिनियम का जो भी मान लो, इसका 5 ओम प्रतिरोध है, इसका क्या है 5 ओम। अब तुम इसके सिरों के बीच विभवांतर कितने वोल्ट लगा दो, 220 लगा दो, 110 लगा दो, ठीक है, और कितना लगा दो, 250 लगा दो, जितना दिल कर, कितनी करंट भेज दो, ठीक है। तो लेकिन इसका जो प्रतिरोध है 5 ओम वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये कहने का मतलब है मेरा, इसलिए तो इसे नियतांक कहते हैं। आर कांस्टेंट की जगह पे तो आर आया है, आर क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट रहता है, ना वी पे डिपेंड करता है ना आई पे। ध्यान रखना है, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। जैसे कि एक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वैद्युत धारिता, ये भी सुन लो, उस टाइम नहीं बता पाया था मैं। सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन बी। ये भी बिल्कुल सही बात है, आर की तरह होता है। मतलब आर की तरह मतलब आर ना है, ये क्या होता है, ना तो इस पे डिपेंड करता है आवेश पे, ना विभवांतर पर। जो चीज बन गई, जैसे हम बता रहे थे पंखे के अंदर जो कंडेंसर लगे हुए होते हैं ऊपर सेल की तरह, वो बना दिए गए, कंडेंसर बना दिया, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस जो भी है इसकी कैपेसिटर की, वो क्या है, निश्चित हो गई, एक कांस्टेंट हो गई। अब तुम उसमें कितना ही आवेश भेज दो, कितना ही वोल्टेज भेज दो, इससे इसका फर्क नहीं पड़ लिया। अगर मैं कहूँ इसकी कैपेसिटी जो है वो 6 माइक्रोफेरेड है तो 6 ही रहेगी। बात समझ में आ गई। तो फिजिक्स के अंदर कुछ फॉर्मूले ऐसे आते हैं कि फॉर्मूले तो होते हैं लेकिन वो चीज़ इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। अब तुम पूछोगे आर करता किस पे है फिर डिपेंड, तो ये हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, वैसे फिर भी सुन लो, ठीक है, क्योंकि बताना ज़रूरी है कि आर जो है ये लंबाई पर डिपेंड करता है, आर जो है ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। देखो खुद सोचो, अभी मैंने क्या कहा था, मैंने कहा इतना बड़ा तार लिया, इसका प्रतिरोध है 5 ओम, अगर मैं इसका डबल कर दूं, इतना ले लूं, तो इसका 10 ओम ना होगा। जब यार तार ज़्यादा बड़ा है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब लंबाई पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, तार जो है आप प्रतिरोध जो है वो क्षेत्रफल के अनुक्रम व्युत्क्रमपाती होता है, उल्टे ही तो है। इसका मतलब क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध क्या होगा उतना ही कम होगा। इसलिए तुमने देखा होगा जो मोटे केबल होते हैं वो मोटे मोटे यूं ही बनाए जाते हैं। जब करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो मोटे मोटे वायर होते हैं, 11,000 वोल्टेज की लाइन भेज दी जाती है, लाइट। क्यों क्यों भेज दी जाती है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। जब क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो प्रतिरोध अपने आप कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत कम लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का कम लॉस करे बिना कहाँ पहुँच जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर, ठीक है, कहीं कहीं 100 किलोमीटर दूर, बहुत आसानी से, ठीक है। तो इसे कभी सोचा है तुमने कि यार जब ये करंट जिससे हमारा पंखा चल रहा है वो वायर कैसा है, पतला है, तो फिर ये लगा देते हैं जो 11,000 वोल्टेज की केबल आ रहा है हमारे यहाँ, वो मोटे क्यों लगाएंगे। तो उसका रीज़न ये होता है भाई कि प्रतिरोध क्या हो, कम से कम हो, ठीक है, और पावर का क्या हो, लॉस ना के बराबर हो, ठीक है। ये बताओ ओम का नियम समझ में आ गया। जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक है, तो उसके सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर V, उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट की जगह पे क्या लगा दिया हमने, R, V बराबर IR, जहां R चालक का वैद्युत प्रतिरोध है। यही ओम का नियम है। लेकिन अब हमें इसे प्रूफ करना है, इसे प्रूफ करके दिखाओ हमें ओम का नियम को, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी के नीचे हेडिंग डलेगी, इसी की पॉइंट, इसी का पॉइंट है, ठीक है, क्या ओम का नियम प्रूफ करना हमें, ठीक है। किसके आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर। तो इसी के नीचे हेडिंग डालेंगे हम, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ये है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो फिर वही अभी जो बनाया था हमने अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, वो चालक बन जाएगा, यहां पर बन गया, बैटरी से जोड़ देंगे, जोड़ दिया, बनाना पड़ेगा वहां पर भी पेपर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किधर को भागने लगेंगे भैया सब ऐसे, और इनका अनुगमन वेग क्या होगा, Vd, सही है। ये होगा, और फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, I बराबर एन ई है Vd, I बराबर, मैं लिख दूं, I बराबर NeAVd। ये तुम्हें याद होना चाहिए भाई, ठीक है। ये जो फॉर्मूला था ये था I बराबर NeAVd, ठीक है। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, ये रटा हुआ होना चाहिए। इसका हमने एक ट्रिक भी बताई है, शॉर्ट ट्रिक, इसे हम वीना कहते हैं, ठीक है, वीना,
मतलब किसी लड़की का नाम समझ लो, क्या है, वीना। लेकिन जब अनुगमन वेग की बात आती है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसे हम वीडी से लिखते हैं, तो इसलिए वीडी लिख दिया हमने, ठीक है। तो VENA, वीना, याद हो जाएगा। काई जो होता है वो किसके बराबर होता है, वीना के। क्लियर हो गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के ऊपर हम थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। माना कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, ठीक है। जो हमारे सामने लिखा हुआ है NEAVD, इन्हीं के ऊपर पूरी थोड़ी सी थ्योरी लिख दो। N, E क्या है, आप देखो, आवेश E, अब क्या आया, A, चालक का क्षेत्रफल A, फिर क्या है, अनुगमन वेग, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है, तब विद्युत धारा, ये उतार दो, I बराबर NE VD। पहले थ्योरी लिखी, ये बना दो, और साइड में बना लो अब चित्र। ये बताओ, ये बात समझ में आ गई, थ्योरी समझ में आ गई। क्या करा, रटना नहीं है, अपने पास से याद करके। I बराबर NE VD या वीना याद था, उन्हीं के ऊपर हमने थोड़ी सी कहानी बना दी कि N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E आवेश है, A क्या है, क्षेत्रफल है, और अनुगमन वेग VD है, तब उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर NE है VD, ठीक है। ये माइनस होता है प्लस। इस अब एक बात बताओ, ये प्लस ये माइनस, तो इसके सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया होगा एक E, और ये जो चालक है इसकी लंबाई क्या मान ली हमने, L, चालक की लंबाई क्या ले ली हमने, L, और वैद्युत क्षेत्र क्या है, E, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है। हम यहाँ पे जो प्रूफ करने जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे और हम ओम का नियम प्रूफ करके दिखा देंगे। सब कुछ एक इलेक्ट्रॉन के लिए लेते रहेंगे। देखो ध्यान से सुनना, मैं सब लिख रहा हूँ, बेफिक्र रहिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम, यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो और चालक की लंबाई L हो, तब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर V/L। याद है, पढ़ चुके हैं हम बहुत बार। E बराबर क्या होता है, V/L। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, V क्या है, विभवांतर, L क्या है, लंबाई। क्लियर है, हमें यही मिल गया। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F हो, तब, तो F बराबर क्या होता है, E। ये कहाँ से आया है, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का, उसमें हमने वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, E बराबर क्या पढ़ाया है, F/Q। हमने ये भी बताया है, तो मैं सुन लो, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो इस Q की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, E लिख देते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात आई है। Q बराबर NE होता है, NE, तो एक इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, तो Q N की जगह पर 1 E, तो Q बराबर क्या आ गया, E। बात समझ में आ गई, तो E इधर ले जाओ, तो F बराबर क्या आ गया, E। क्लियर है अभी, एक इलेक्ट्रॉन बल। ये जो E की वैल्यू निकाली है, इसे उठा के यहाँ पे रख दो, या E इसकी जगह पे V, इस वाले E की V/L। यहाँ तक बताइए, F भी मिल गया। अगर हम क्या कहें अब, यदि इलेक्ट्रॉन का त्वरण A हो, तब, तो न्यूटन का नियम क्या है भैया, F बराबर m है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, F/m। बताओ यहाँ तक सही है। ये वाला F की वैल्यू EV/L यहाँ पर रख दो, तो क्या आ जाएगी, इधर करा देता हूँ। A बराबर, देखो A बराबर F की जगह पे क्या लिख रहे हैं, EV/ml, EV/ml। यहाँ तक बताइए, तो मैं कैसे याद रखने हैं, स्टेप बाय स्टेप याद रखना, कुछ भी ना है, ठीक है। सबसे पहले विद्युत धारा तो हमने I बराबर NE VD कह के बात खत्म कर दी अपनी, ठीक है। I बराबर NE VD, इसे भूल जाओ अभी, इसका सबसे लास्ट में काम आएगा, ठीक है। आगे क्या करा फिर हमने, यदि इसके सिरों के बीच विभवांतर V हो और इसकी लंबाई L हो, तब वैद्युत क्षेत्र, तो E बराबर V/L। ये निकाला, नंबर 1, यहाँ से शुरू करो,
ठीक है, याद रखना। फिर क्या करा, जब ई पता चल गया, जहां पर होगा ई, ऐसे याद रखना स्टेप बाय स्टेप, जहां पे होगा वैद्युत क्षेत्र वहां पे होगा वैद्युत बल। सोचो, वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत बल है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने ई एफ बराबर ई, और ये वाला ई का वैल्यू उठाई और यहाँ पे रख दी। बताओ, और जहां पे होगा बल, दुनिया का कोई सा भी बल हो, वहां पे होगा त्वरण। न्यूटन का नियम है भाई, न्यूटन का दूसरा नियम है, एफ बराबर एम है। अगर ऐसे याद रख लोगे तो नहीं भूलोगे, ठीक है। ये वाला एफ का मान उठाया, ई वी अपॉन एल, वो यहाँ रख दिया, तो ई वी अपॉन एम एल। क्या समझ में आया? आई बराबर एन वी डी तो रख दो, अभी भूल जाओ उसे लिख के। सबसे पहले क्या निकाला हमने, वैद्युत क्षेत्र। फिर अपना आप से कहोगे, जहां होगा वैद्युत क्षेत्र वहां होगा वैद्युत बल, और जहां होगा वैद्युत बल वहां होगा त्वरण। ये बताइए, अब बात समझ में आ गई? क्लियर है? समझ में आ गया पूरा? इसे मैं साफ कर दूं अब, क्योंकि अब जगह नहीं बची, मैं आगे कराऊंगा। फिर दोबारा सुन लो, क्या है, हमें क्या निकालना, अनुमान वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो ओम का नियम क्या था, v बराबर आई आर। हमें तो ये ला के दिखा दो, v बराबर आई आर। v क्या है, विभवांतर, और ये वाला v क्या है, ये वी डी, ये वेग है, वेग है ना, अनुगमन वेग। तो आई बराबर एन, ये वी डी जानते थे हम चाह रहे हैं v बराबर आई आर कहाँ से लाएं। तो हमने क्या करा, पहले e निकाला v अपॉन एल, फिर e जब मिल गया तो वैद्युत बल निकाला, उसकी वैल्यू यहाँ लगाई, फिर क्या निकाला, a निकाला, इसकी वैल्यू यहाँ पे लगाई, a आ गया। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे। ये बताओ, गति के समीकरण तो पता ही है आपको, क्या होती है गति के समीकरण? 3 होती है। कौन कौन सी होती है? v बराबर यू प्लस ए टी, ये तो होती है गति के समीकरण, यहाँ पे बता रहा हूँ, v बराबर यू प्लस ए टी, है ना, और दूसरी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो होती है। तो अब मुझे कौन सी समीकरण की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, पहली की। कौन सी लगाएंगे हम, पहली। क्या लिखेंगे, इसी के नीचे लिखोगे भाई, ए के नीचे, अब ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लो, इसके नीचे लिखना जो मैं लिख रहा हूँ। इसे मैं अभी ऊपर वाली चीज़ को भी साफ कर देता हूँ, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ, ये दोबारा उतार लो, ठीक है। किसके नीचे लिख रहे हैं हम, ए के। क्या कहेंगे, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वीडी और शांति काल टाउ हो, तब गति की प्रथम समीकरण क्या होती है, गति की प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से, ठीक है, ये होती है। अब मैं कहूँ v की जगह पर क्या लिखूं, तो तुम कहोगे सर vd लिखो, क्योंकि अनुगमन वेग तो vd से लिखा जाता है, और u क्या होगा, 0। u क्या चीज़ होती है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब प्रारंभिक। तो हमने शुरू में बताया था, जब हमने बैटरी न लगाई थी, तो इनका प्रारंभिक वेग क्या होता है भाई, 0 होता है इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। जब बैटरी लगाते हैं तभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। प्लस ए क्या लिखूं, तुम कहोगे सर ये हैगा ई वी अपॉन एम एल, इंटू टी क्या लिखूं, तो तुम कहोगे सर जब इलेक्ट्रॉन भागे हुए जा रहे थे तो आपस में दो टक्कर जो मार रहे थे, उसमें जो समय लगा था वो तो श्रांति काल कहलाया था, और उसे टो से लिखा था, तो टो लिखो। तो टी की जगह पर टो, ए की जगह पर ये वाली वैल्यू, ठीक है, और वी की यू की जगह पर 0, वी बराबर वी डी। क्लियर है? तो वी डी बराबर आ गया हमारा ई वी अपॉन एम एल इंटू टो। मैं इसे भी बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। कई बार कई मरतबा यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में भी ये पूछ लिया गया है कि अनुगमन वेग और शांतिकाल में संबंध ज्ञात कीजिए। अनुगमन वेग और शांतिकाल में तो ये संबंध है, ठीक है। या कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है, जैसा अभी हमने थ्योरी लिखवाते थे, लिखवाई थी अनुगमन वेग और शांतिकाल, ठीक है, वो पूछ लेता है इन दोनों में क्या रिलेशन है 1 नंबर में। तो तुम्हें याद होने चाहिए वी डी बराबर ई वी अपॉन एम एल इंटू टो। लेकिन अभी हमारी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है, हमें क्या लाना, ओम का नियम लाना है। यहाँ तक बताइए, बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया ये कैसे निकाला था? फिर एक बार सुनो दोबारा से, मैं छोटा सा साइड में बता दूं एक बार में। सबसे पहले हमने आई बराबर एन ई है वी डी कह के बात खत्म कर दी, एन ई है वी डी, समीकरण 1। फिर क्या करा हमने, वैद्युत क्षेत्र निकाला। फिर क्या करा हमने, वैद्युत बल निकाला, ई की वैल्यू यहाँ पे लगाई। फिर क्या करा हमने, त्वरण निकाला, एफ की वैल्यू ये वाली यहाँ लगाई। बस अब बताओ, ये तो करा हमने, हो गया प्रूफ।
क्लियर है। और जब ये निकाल लिया फिर हम आगे बढ़े। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd और शांतिकाल τ हो तब गति की प्रथम समीकरण V बराबर U प्लस AT है। तो V की जगह पर Vd, U 0, A की जगह पर EV/ml और इंटू τ। Vd बराबर EV/ml इंटू τ। क्लियर है। ये वैल्यू उठा के वो जो I बराबर यानी ये Vd आई थी समीकरण एक सबसे पहले वहां पे लगा दो, बस ये लिखेंगे अब Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर आ जाओ भाई। देखो मैंने यहाँ छोटा सा लिख दिया था, इससे हिसाब लगा लो। I बराबर NEA Vd की जगह पर क्या आएगा EV/ml इंटू τ। अब बताओ यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ जाए, इसे भी साफ कर देता हूं, है ना। यहां तक बताओ सही है। हमें ओम का नियम लाना है, तो क्या होता है ओम का नियम, क्या होता है ओम का नियम, V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू आई आर। तो V एक तरफ रहने दो, बाकी चीजें इधर ले जाओ, ठीक है। तो I ml इधर ले जाओ, ml। ये बताओ V के गुणा में जितनी भी चीजें हैं ये सब बटे में ले जाओ, तो बटे में ले जाओ। तो n, तुम कहोगे सर E ये है तो E स्क्वायर, ठीक है, A और ये भी क्या है टो, सबका सब कहाँ पहुंच गया बटे में। ये क्या बचा हमारा V। यहाँ तक बताइए बात समझ में आई। इस वाले V को छोड़ के बाकी चीज़ें हमने इस साइड में कर दी, तो जो चीज़ बटे में दिखी वो हम कहाँ ले गए इसके गुणा में, और जो चीज़ V के गुणा में थी वो कहाँ लेगा बटे में। क्लियर है। ये बताओ ये सब की सब चीज़ें क्या है कोस्टेंट है, जहाँ कैसे हैं अभी समझाऊंगा। ml/ne स्क्वायर A टो एक नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने अभी ओम का नियम जब पढ़ाया था तो क्या बताया था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ये तो कहा था। तो ये बताओ जब M लिया तुमने, मैंने अभी बताया ये एक वायर है, ये 100 ग्राम का है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे, ना इसे बढ़ाओगे ना कम करोगे, तो इसका मतलब M कोस्टेंट। अगर मैं कहूँ इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो L कोस्टेंट 10 ही रहेगी, बढ़ाना घटाना मत। और अगर तुमने बढ़ा घटा दिया कुछ भी तो ओम का नियम वैलिड नहीं है। ओम का नियम कब वैलिड है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। N कोस्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूँ जब मैंने चालक ले लिया, जब हम इसे बढ़ा घटा नहीं रहे हैं, तो इसके अंदर अगर 1000 इलेक्ट्रॉन है या 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है तो इतने रहेंगे या बढ़ जाएंगे। ये तो है ही कोस्टेंट, इसका मान पता ही है तुम्हें 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹। ए कोस्टेंट जब हमने चालक ले लिया उसके क्षेत्रफल में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया वो कोस्टेंट। तो क्या है शांतिकाल कोस्टेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें कोस्टेंट। और जिसे हम क्या कह रहे हैं आर, यहीं पे आ जाओ, इसके यहाँ पे क्या आ गया आर। V इजिकल टू आई आर, यही ओम का नियम है। बताइए कैसा लगा। अगर फिर भी चाहते हो तो दोबारा इस वीडियो को पीछे से थोड़ा रिपीट करना, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।